मैं यूके गया। देन मेरा कोर्स कंप्लीट होने ही वाला था कि मेरे पास एक जॉब का ऑफर आया। स्टार्टिंग से ना मतलब मेरा फोकस था कि मेरे को बिजनेस ही करना है। फिर ये भी आता था कि जॉब तो जॉब ही होती है, चाहे आप अमेरिका में करो, यूके करो, चाहे दिल्ली बैठ के करो, चाहे पानीपत में करो। बेसिकली हमारा होम फर्निश्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कर्टन्स, बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, और इसको सारे हम सेल करते हैं ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू, जैसे फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्नैपडील, अमेजोन। अराउंड 10-12 ईयर्स हो गए हमें। फर्स्ट ऑर्डर मेरा 19 डेज में आया। कैसे सीखा? स्नैपडील में हमारा सबसे अच्छा काम था इस टाइम भी, लेकिन तब उस टाइम के अराउंड एक मीर खान वाला एक पंगा हुआ। हाँ। और स्नैपडील ऐसे था और ऐसे गिर गए। इंडिया इतना डाइवर्स है, यहाँ पर अलग अलग स्टेट में अलग अलग बोलते हैं टेस्ट अलग। जो चीज सदर्न स्टेट में चलती है, तमिलनाडु में चलती है, वो यूपी में पसंद नहीं की जाती। कलर को ले लो, डिजाइन को ले लो। राइट। ये चीज को कैसे क्रैक किया कि आप पैन इंडिया आप बेच पा रहे? साइजेस मेंटेन करने का एक इशू ये भी काफी लोग फेस करते हैं कि डेड स्टॉक बहुत जल्दी हो जाता है, कि अगर या तो कोई साइज बिका तो बिका, और कोई रुक गया तो रुक गया। जो रुक गया साइज है, इस चक्कर में शायद काफी लोग साइजेस नहीं मेंटेन करते, और ई कॉमर्स में वो आइटम ज्यादा ट्रस्ट करी जाती है जहाँ पे साइजेस का कोई इशू नहीं रहता। जहाँ मैन पावर की स्पेसिफिकली बात आती है, तो काफी जगह ये देखा जाता है कि लेबर को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और खासकर ये आर्टिस्टिक वाले जिनके नखरे लोग कहते हैं कि नहीं सहे जाते, और अगर ये मैनेज हो गए तो काम बहुत स्मूथ चलता है। लेकिन जो फंक्शनिंग में इश्यूज आते हैं, वो मेजरली लेबर की वजह से काफी सारे इश्यूज रहते हैं। ये कैसे हैंडल होता है, और आपने क्या इस तरह का कुछ फेस किया? उस टाइमिंग के अंदर कस्टमाइजेशन करना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है हाई स्केल पर। इतने स्केल पर टाइमिंग को कंसिडर करके हमारा कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो हम प्रोसेस सेट करते हैं, क्योंकि काफी सारे लोग आई एम श्योर ये चीज ट्राई कर रहे होंगे, ठीक है, स्केल अप करने की कोशिश करते होंगे, बट प्रोसेस नहीं एग्जैक्टली सेट कर पाते, तो वो शायद फ्लॉप हो जाते हैं। इसमें अकाउंटिंग कैसे मैनेज होती है? बाकी जो अभी एंट्री कर रहे हैं इस फील्ड में, वो कहाँ पर इशू फेस कर रहे हैं? जिसमें आपका स्वागत है धंधे का फंडा। एक बार अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम जितिन है। मैं अभी करंटली पानीपत में सेटल्ड हूँ लास्ट 12 ईयर से। तो खुद का ही बिजनेस कर रहा हूँ मैं। ई कॉमर्स बेसिकली हमारा होम फर्निश्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कर्टन्स, बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, और इसको सारे हम सेल करते हैं ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू, जैसे फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्नैपडील, अमेजोन। तो हमारा ये है सारा पोर्टफोलियो इस तरह से रहते हैं। क्या नाम है आपके फर्म का? हमारी ये जो हमारा ब्रांड है जिसके नाम से फेजेंस बनाई हुई है आज, होम फैब इंडिया के नाम से। होम फेयरिंग। होम फैब इंडिया अराउंड 10-12 ईयर्स हो गए हमें। ये 10-12 ईयर्स आपको काफी नहीं चाहिए सुनने में, ऐसा लगेगा शायद बहुत छोटा है, लेकिन ई कॉमर्स इंडस्ट्री में 10-12 ईयर्स काफी बड़े। क्योंकि 10 साल पहले आप किसी को कहोगे ना, यार मैंने यार ये शर्ट ऑनलाइन खरीदी है, या मैंने ट्राउजर ऑनलाइन खरीदा, तो कोई सोचे यार ये चीज है, अच्छा ऑनलाइन भी ऐसा कुछ आ सकता है क्या? ये कंसेप्ट था इंडिया में। थोड़ा सा रिसेंट स्टार्ट कब से किया था आपने? कौन सा ईयर था? 2013 में मैंने स्टार्ट किया थे। 2013 में 2013 तक तो जियो भी नहीं आया। नहीं, जियो भी नहीं था। इनफैक्ट अमेजोन भी इंडिया में ही था। फ्लिपकार्ट भी तभी लॉन्च नहीं हुआ था। फ्लिपकार्ट ने जस्ट बुक्स सेल करना शुरू करा था इंडिया। हाँ, सबसे पहले ऑडियो बुक्स आते थे। बुक्स उन्होंने सेल किया था, क्योंकि ये जो बिनी मित्तल हैं और जो ट्विन ब्रदर्स थे, वो बर्चन ब्रदर्स से, उन्होंने अमेजोन में यूके में से जो भी वहां से अपना एक्सपीरियंस गेन करके उन्होंने फ्लिपकार्ट स्टार्ट किया था। तो फ्लिपकार्ट ने भी स्टार्टिंग में बुक्स सेल करना शुरू। तो हमारा उससे भी पहले हमने स्टार्ट किया था। फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था eBay.com। ये अराउंड अप्रैल 2013 में स्टार्ट किया था। eBay.com पे सेल। eBay एक प्लेटफॉर्म था, उस पे आप यूज आइटम भी सेल कर सकते थे, फ्रेश आइटम भी सेल कर सकते थे। तो आपके पास मतलब वो फ्रीडम थी उस टाइम eBay भी सेल करने की। फर्स्ट ऑर्डर मेरा 19 डेज में आया। 19 डेज में मैंने मतलब आइटम को ही उसमें कर्टन्स डाला था, तो 19 डेज में फर्स्ट ऑर्डर आया था। आई वॉज वेरी हैप्पी। वो एक सिंगल जो आपको उसमें ये नहीं लगा कि ये गलत स्टेप तो नहीं है, मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, आएगा ऑर्डर कि नहीं आएगा? एक्चुअली मेरे ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं था उस टाइम की भाई मेरे को इमीडिएटली कोई सेल लानी है,
या मेरे को कुछ अपना फैमिली को सपोर्ट करना है, उसके लिए ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था मेरे। तो बेस्ट पार्ट मेरे लिए यही था कि मेरे पास टाइम की कोई दिक्कत नहीं थी कि भी मेरे को इमीडिएटली अभी सब कुछ देना ही है या सेल लानी ही है। तो ये था, इसलिए वो फर्स्ट ऑर्डर भी 19 डेज में जो आया था, आई वॉज वेरी हैप्पी। आई कांट टेल यू माय वर्ड्स कि कितनी खुशी हुई थी मेरे को। किस चीज का ऑर्डर आया था? कर्टन्स का आया था वेस्ट बंगाल से, जैसे अपना भी याद है, वेस्ट बंगाल से आया था, मरून कलर के कर्टन्स थे। एंड फर्स्ट ऑर्डर, दैट वाज माय फर्स्ट ऑर्डर। पहला ऑर्डर पहले प्यार की तरह लाया नहीं जाता। राइट, बिल्कुल सही है यार। ऑनलाइन स्टार्ट करने के पीछे भी कारण था एक। एक्चुअली मैं जैसे कर्टन बेडशीट बनाता ही था डोमेस्टिक के लिए, रिटेलर्स के लिए। तो हमें ट्रैवल करना पड़ता था मेरे को, जैसे विद इन स्टेट या आउटसाइड डिफरेंट स्टेट्स भी जाना पड़ता था। चंडीगढ़ हो गया या फिर यूपी, दिल्ली, हरियाणा में, विद इन हरियाणा अम्बाला, अलग अलग स्टेट्स में जैसे मैं अपने गुड सप्लाई करता था। तो ऐसा था कि वहां पे ना जो रिटेलर्स हैं वो आपको इजीली पेमेंट्स नहीं देते हैं। आपने मान लो कह दिया कि 30 डेज में आपका, अभी आपने माल दिया 30 डेज में और आपको पेमेंट मिल जाएगी 30 डेज, ठीक है जी। आपने माल तो दे दिया 30 डेज में, आप 30 डेज के बाद जाओगे, हाँ जी सर भैया पेमेंट ड्यू है आपकी, ये करा दीजिए। हाँ जी हाँ जी कराएंगे, नेक्स्ट टाइम करेंगे, आप नेक्स्ट टाइम मांगे, नेक्स्ट टाइम। आप फिर 15 दिन बाद फिर चले जाओगे, आप फिर मांगोगे, वो क्या करेंगे आपको कि अगर आपका 1 लाख का बिल है तो 5,000 दे देंगे, फिर जाओगे आपको 10,000 दे देंगे। ऐसे करते करते एक तरह से आपके लिए ह्यूमिलेशन सा हो जाता है कि भी आपको अपने पैसे ही मांगने पड़ रहे हैं, जो आपने जो धारा सेट करी थी धंधे की, उसको कोई फॉलो करता ही नहीं है, सामने वाला आपको उसको रिस्पेक्ट करता ही नहीं है। तो आप उनको फोन कर रहे हो, फोन नहीं उठा रहे हैं, कभी उठा रहे हैं कभी नहीं उठा रहे हैं। तो ये सब चलता था, तो बहुत ही मतलब ह्यूमिलेशन सा कह लो या फ्रस्ट्रेशन से होती थी। या तो आपके में इतनी पावर होनी चाहिए कि आप सामने वाले को डंडा मारो और अपना पैसे निकलवा लो। अगर आप इस तरह के नहीं हो, आपका नेचर ऐसा नहीं है, तो आप अल्टीमेटली पोलाइटली ही उनसे बोल सकते हो और पोलाइटली ही आपके जो निकल सकते हैं निकल सकते। तो ये एक थोड़ा सा गंदा फैक्टर है रिटेल में। आप जैसे दुकान शॉपकीपर्स को दो या ना दो, सारे ऐसे नहीं होते, सारे ऐसे नहीं थे, मेरे साथ भी ऐसा था, सारे ऐसे नहीं थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो मतलब जिन्होंने मेरे को फंसा रखा था बेसिकली, कि पेमेंट्स रोक रखी थी या नहीं। तो ये इश्यू था। लेकिन ऑनलाइन में एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था कि आपने अपना गुड सोल्ड किया, एंड आपको पता है कि कंपनीज आपको 15 डेज या 20 डेज 30 डेज जो भी है, आपको फिक्स पेमेंट मिलनी ही नहीं है। कोई कैश टर्नओवर था कोई कंपैरेटिवली? कैश टर्न अराउंड तो आप ये देखिए कि डोमेस्टिक में मान लो अगर मेरी महीने की सेल 1 लाख रुपीज की हो रही थी, ऑनलाइन में फर्स्ट मंथ तो मेरी सिर्फ 500 रुपीज की ही सेल हुई, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट सेल हुआ था 19 डेज में, फर्स्ट प्रोडक्ट सेल। तो सेकंड ऑर्डर कब आया था? सेकंड ऑर्डर आया था उसके 14 डेज बाद। वो एक महीने में आपके 2 ऑर्डर? सिंगल ही ऑर्डर हुआ है बेसिकली, 33 डेज में 2 ऑर्डर अप्रोक्सीमेटली हो पाए थे। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि यार 33 डेज में सिर्फ 2 ही ऑर्डर है, ठीक है। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि पहला 19 में है, दूसरा 14 में है, तो इम्प्रूवमेंट है। और स्टार्टिंग में ये था कि भी प्रोडक्ट्स बहुत कम डले हुए थे, तो उस चीज़ का भी बहुत फर्क था। टाइम निकलता गया, प्रोडक्ट्स मैंने बढ़ाते गया उस पर ऑनलाइन पे। मैंने कुछ देखा, व्यू करा, थोड़ा सा आइडिया हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 8 मंथ्स हो गए, अभी भी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं बढ़ी थी, कि अभी इतना ही हुआ था कि 1 ऑर्डर पर डे आ रहा। ऑनलाइन का उस टाइम थोड़ा सा बूम आना शुरू हो गया था, तो बाकी सेलर्स को देख रहा था, कुछ देख रहा था, तो उनके थोड़े ऑर्डर्स ज़्यादा थे। लेकिन मैं अभी भी एक ऑर्डर पे ही स्टक था, 1 ऑर्डर पर डे ही मैं पहुंच पाया था। कुछ लोग कहते थे कि यार क्या एक एक बेडशीट बेच के ऑनलाइन करके क्या करें, दुनिया तो ऐसी कहती है कि कहने वाले कुछ भी कहते हैं। कहने वाले कहती हैं, ठीक है, ऐसा मैंने भी सुना। कई लोगों ने कहा मुझे कि क्या एक एक चादर बेच के, एक एक पर्दा बेच के ऑनलाइन क्या कर लूंगे, ये रोज का एक पर्दा बेच दिया ऑनलाइन, हो गया जी, हो गया आपका सब कुछ, हो गया प्रॉफिट भी हो गया, घर की हाउस होल्ड एक्सपेंस निकल गया, आपने कर लिया। अच्छा, एक चीज है कि जब भी कोई आदमी नया कुछ करने के लिए ट्राई करता है, चाहता है, तो खींचने वाले बहुत सारे होते हैं पहले से। बिल्कुल बिल्कुल। कि नया ट्राई क्यों कर रहे हैं, क्या करना है, जो चल रहा है, हमने एक चीज फॉलो करी है, आप भी वही फॉलो करो, उसी धरले पे चलो। अगर कुछ नया ट्राई करोगे तो उनको क्योंकि अनकंफर्टेबल लगता है, वो आपको भी खींचनी है। पता है शुभम भाई क्या होता है कि सामने वाले को एकदम से आउटपुट चाहिए आपसे। वो कहता है कि आपने ये कर लिया, चलो ऑनलाइन स्टार्ट कर लिया, अरे यार दिखाओ, सेल्स दिखाओ। वो तो ये कहेगा सीधा सेल्स दिखाओ, क्या आउटपुट है, प्रॉफिट दिखाओ, ये दिखाओ वो दिखाओ। लेकिन हमें तो उसमें टाइम देना है ना, एक तरह से नई चीज है, कुछ
टाइम देना है, उसमें मेहनत करनी है पूरा, सामने वाले ये चीज नहीं समझ पाता। तो इसलिए वो अपने कहते रहते कि नहीं डोमेस्टिक पे ही जाओ, अपना पुराने तरीके से ही जाओ, सब कुछ वैसे ही करो, ये कुछ ऑनलाइन का कुछ नहीं होना, क्या है चदर बेच के क्या कर लोगे। तो ये एक पार्ट था। इसमें एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स आते हैं ना, टाइम शुरू में लगता है जितना टाइम लगता है, बाद में थोड़ा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रहती है। नहीं ऐसा कह भी सकते हैं, ऐसा नहीं भी कह सकते हम। देखिए जब मैंने स्टार्ट किया था तो वो टाइम बिल्कुल नया था ई कॉमर्स के लिए, बिल्कुल नया था, मतलब पोटेंशियल बहुत था उस टाइम, तक पोटेंशियल ही इतना ज्यादा था। मेरे को याद है हम 2011 में जब मैं स्टडीज का, मतलब हमारे प्रोफेसर थे निशांत सर, उन्होंने ई कॉमर्स के बारे में फर्स्ट टाइम हमें कुछ नॉलेज दी कि ई कॉमर्स ऐसे है वैसे है ये है वो है। काफी नया टॉपिक लगा था और हमने इसको काफी मतलब इतना सीरियसली लिया भी नहीं था कि भी, उन्होंने उनका विजन तब ये था कि भी इसमें आने वाले टाइम में बहुत अच्छी ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जो आपने बोला थोड़ी देर पहले, वैसी ही ग्रोथ है। ये शायद जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, अमेजोन थी या फिर वॉलमार्ट थी अमेरिका की, उन्होंने इस चीज को जल्दी रियलाइज कर लिया। उन्होंने वहां पे सक्सेस देखा तो उन्होंने इंडिया में अपना प्लांट सेटअप किया और सारे सेलर्स को सेटअप किया, फिर हाउस सेटअप किए। तो उनकी ये सोच थी कि हाँ इंडिया में पोटेंशियल है। सिमिलरली मेरे जो प्रोफेसर थे उनकी भी यही सोच थी कि इंडिया में पोटेंशियल है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा लाइटली लिया, या जिसका जो बैकग्राउंड है वो उसी पे ही स्टक रहता है, उसी पे ही चलता रहता है। तो ये ऐसा होता है कि सारे अपने ही उसी बात पे ही चलते रहते हैं, जो सामने वाला चल रहा है उसी के पीछे चल दो, जो तीसरा भी उसके पीछे चल दो। तो ये सब होता है। लेकिन हाँ उस टाइम एक बोल्ड स्टेप लिया मैंने। रीजन छोटा सा ये था कि भी सब रिटेलर्स थोड़ा सा परेशान कर रहे थे पेमेंट्स को लेके, वो लेके कुछ मेरे को कुछ नया लगा, कुछ अच्छा लगा। प्लस मतलब आपकी इन्वॉल्वमेंट थी लैपटॉप से कंप्यूटर से, आपकी ऑनलाइन एक इन्वॉल्वमेंट भी बहुत थी इसमें, इस प्रोफेशन में। तो मैंने उस टाइम सोच लिया कि नहीं मेरे को इसमें करना है। तो मेरा उस टाइम से फोकस शिफ्ट होने लग गया धीरे धीरे। मैं रिटेलर्स के बजाय अपना सारा टाइम इसमें डाइवर्ट करने लगा। रात के 12 बज जाते थे, 1 बज जाते थे, 2 बज जाते थे, मैं इस पे ही एक्सप्लोर करता रहता था कि आपको क्या क्या करना चाहिए, नेक्स्ट क्या करना है क्या नहीं करना। कैसे सीखा? सारा खुद मतलब हिट एंड ट्रायल करके ही सीखा। करके देखा, डाल के देखा, चला नहीं चला ठीक है कोई बात नहीं, फिर दूसरा कुछ और डाल के देखा, चला ठीक है नहीं। मेरे पास प्लस पॉइंट ये था कि मैंने मैन्युफैक्चरिंग अपनी खुद की ही थी इनिशियली। एक टेलर्स या 2 टेलर हायर किए, उनसे मैं सैम्पलिंग बहुत करी, अलग अलग स्टाइल बनवाए, करता गया एक्सपेरिमेंट। कोई बात नहीं, फोटो क्लिक करी खुद ही, स्टार्टिंग में मैं खुद ही फोटोज क्लिक करके खुद ही थोड़ी बहुत एडिटिंग करके, पेंट ही आता था मोस्टली, उसमें तो कुछ आता ही नहीं था हमें क्योंकि इतने टेक्निकल नहीं आता था कि जो आजकल एडोब फोटोशॉप वगैरह कर लेते हैं वो नहीं आता। तो ये किस ईयर की बात है? 2012 13 के अराउंड की ही बात है सारी। 13 में जस्ट स्टार्ट किया। किससे शूट करते थे? वहाँ पर कैमरे हैं आपके पास, उन्हीं से ही डिजिटल कैमरेज थे उस टाइम, मेमोरी कार्ड वही आते थे, निकॉन का जो भी है, उनसे ही हम शूट करके लैपटॉप में ट्रांसफर करा डेटा, और पेंट में थोड़ी बहुत एडिटिंग करी, साइड से कट कर दिया, जो भी थी उसको ही अपना डिस्प्ले में लगा दिया। आपके जैसे प्रोडक्ट्स थे जिस टाइम के, तो शूट आप क्या कोई प्रॉपर स्टूडियो स्टाइल शूट कर रहे थे या नहीं, कैमरा है? स्टार्टिंग तो बस बैकग्राउंड बिल्कुल ऐसे ही था। महसूस आते थे ना ये, जब नया नया लोगों ने ये सब करना शुरू किया कि चार्ट पेपर बिछाए उस पर शूट करे, आप कैसे कर रहे थे? मेरा प्रोडक्ट थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा डिस्प्ले वाला है, तो जैसे मैंने रॉड पे कर्टन्स हैं तो रॉड पे हैंग करी कर्टन और उसको क्लिक कर लिया 2-3 एंगल से, तो वो डिस्प्ले में लगा। ठीक है, स्टार्टिंग में डिस्प्ले पे लगा दिया। उस टाइम कर्टन सेल शायद 2-3 या 4 इंडिया में, बहुत ही लिमिटेड से थे। मतलब कस्टमर को रियल इमेज मिली, उन्होंने देखा, उनको अच्छा लगा, उन्होंने ट्राई करके लिया, रख लिया तो सही लगा, रिपीट ऑर्डर रख लिया। तो स्टार्टिंग में तो ऐसे करा, लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद रियलाइज हुआ कि नहीं यार इससे तो मेरा बहुत टाइम लग रहा है, तो क्यों ना एक थोड़ा सा प्रोफेशनल फोटो शूट कराया जाए। तो मैंने शूट के लिए यहाँ सैंपल्स लिए, उसमें थोड़े ठीक ठाक सी इमेज बना के उसको दे दिए। उस टाइम पे जो एक बात आ जाती है, प्रोफेशनल फोटो शूट भी कई तरह से होता है। आप एक छोटे शहर में आप रह रहे हो तो वहाँ पे शूट उसी टाइप से ही होएगा। अब आप उसी को कंपेयर करो एक बड़े शहर से, दिल्ली से या मुंबई से, तो वहाँ पे शूट थोड़ा डिफरेंट होएगा। नेगेटिव पॉइंट था कि भी हमारा शूट थोड़ा नॉर्मल ही था एज कम्पेयर टू बाकी लोग। ये इसलिए नॉर्मल था कि हम खुद कर रहे थे और हम एक एक्सपर्ट नहीं है, या फिर ये इसलिए नॉर्मल था कि हमारा पानीपत में हो रहा है और दिल्ली में, तो डिफरेंस क्या है? देखो दोनों ही पॉइंट्स वैलिड हैं इसमें, कि स्टार्टिंग में हमने खुद किया तो हम प्रोफेशनल फोटो शूट नहीं कर सकते हैं, और हमारे पास
वो सारी चीजें नहीं है तो वो तो डेफिनेटली था ही। जब हमने स्विच भी किया एक सेकंड उस पे ओपिनियन पे कि नहीं फोटोग्राफर से ही कराना चाहिए, पहले से तो बेटर था वो, लेकिन अभी भी वो परफेक्ट नहीं था कि भी आपको एक और अच्छा चाहिए जो लेटेस्ट चल रहा है या जो आने वाले टाइम के हिसाब से होना चाहिए, वो नहीं था। तो वो एक पॉइंट रहता है थोड़ा सा कि भी आपके पास वो फैसिलिटीज है नहीं है, वो फैसिलिटीज डेफिनेटली आपको एक थोड़ी सी अच्छी लोकेशन पे ही मिल पाएंगी। मैं वेस्टर्न बैठा हूँ हैंड्स लोकेशन और हमारे फोटोग्राफर भी थे, एक्सपर्ट तो ये भी है, हाँ जी। कैमरा तो इसके पास भी है, और जो बाहर कर रहा है इसमें मेजर क्या डिफरेंस रहता है? मेजर डिफरेंस यही रहता है कि वो एक बैकग्राउंड, एक सोबर सा बैकग्राउंड देते हैं जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं, एक सोबर सा बैकग्राउंड देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा रिच लुकिंग लगता है, और आपको उसी वही चीज आप एक नॉर्मल बैकग्राउंड पे कर देंगे या डिसेंट से में जहाँ लाइटनिंग कम है तो वो आपको डल डल सा लगेगा। तो एक डल चीज और एक ब्राइट चीज, मतलब रिच लुक वाली चीज, आइटम सेम ही है, दोनों को दिखाने का तरीका अलग हो जाता है। जो दिखता है वही बिकता है ऑनलाइन। तो डेफिनेटली आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो पड़ेगा किसी प्रोडक्ट पे वही आपके मन में चलेगा और वही आप उसी को परचेज करोगे। तो फोटोग्राफी का बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें। सो इनिशियली जब आपको ये फोटोग्राफी से रिलेटेड कुछ इशू हुआ, इसमें कि आपने हिट एंड ट्रायल किया हो? हिट एंड ट्रायल मैंने बहुत किया है। Okay. तो मैंने अपनी सिस्टर की हेल्प ली अमेरिका की। तो उसको मैंने कहा कि नहीं यार तो ना कुछ शूट मतलब कर, तू कोई कोर्स ऐसा कर कि भी तो फोटोशॉप शॉप का भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाए, भी थोड़ी हमारी फोटोग्राफी हमारी बेसिकली थोड़ी बेटर हो जाए। तो उसने काफी हेल्प करी मेरी, अलग अलग उसने बना के दिया, देखे कर उसने इनफैक्ट स्पेशली एक फोटोशॉप का एक प्रोग्राम भी उसने करा कुछ दिन के लिए। अच्छा। उसने स्पेशली इसी चीज के लिए मेरी हेल्प करने के लिए कि भाई इसमें कुछ ऐसा करें, थोड़ा सा बेटर डिस्प्ले करें अपने कस्टमर्स के लिए, तो उससे बहुत हेल्प मिली। तो फोटोग्राफ्स अब अच्छी बन रही हैं, जा रही हैं, ऑर्डर्स फिर कैसे इंक्रीज हो? तो जैसे क्या था 2013 के एंड तक हमारे पास सिर्फ एक ऑर्डर ही पर डे का था। तो एक ऑर्डर पर डे में आप में एक बंदे की सैलरी भी नहीं निकाल सकते। उसके अलावा आपको चैलेंजेस रहता है कि आपने जो वर्क स्पेस लिया होता वहां पे भी आप नहीं कुछ ज्यादा कर सकते थे, भी आप उसके एक्सपेंसेस भी नहीं निकाल पा रहे थे। तो एक वो फेस था डेफिनेटली। फिर हमने स्नैपडील पे अपनी जर्नी स्टार्ट करी। अच्छा। स्नैपडील वाज द मतलब जो बड़े प्लेयर्स थे उनमें सबसे पहले था कि जिसने होम फर्निशिंग कैटेगरी को देखा, करा, ग्रैब्स किया और बूम आया उस। हमारे ऑर्डर्स बढ़ने लगे, 2 ऑर्डर पर डे, 3 ऑर्डर्स पर डे। अगले 5-6 महीनों में हमारे रोज के 25-30 ऑर्डर पर डे होने लगे थे आराम से स्नैपडील स्नैपडील से। और ईबे पे हमने ईबे पे नहीं, हमने छोड़ा नहीं था। एक्चुअली हम जिस चीज को ले लेते हैं हम कभी छोड़ते नहीं है। इसका एक प्लस पॉइंट पे मेंटिक पॉइंट, ईबे हमने 2013 में लिया था। जब कंपनी बंद होगी तभी हम छोड़ पाए इसको, नहीं तो हम नहीं छोड़ दिया। कंपनी ने ही छोड़ दिया। एक्चुअली कंपनी ने भी नहीं छोड़ा, कंपनी को टेक ओवर कर लिया किसी ने, तो फिर उनकी कुछ पॉलिसी सही चली नहीं चली, तो हमने कभी नहीं किसी को छोड़ा। हम आज भी सबको इस साथ लेके चल रहे हैं, चाहे वो स्नैपडील हो। हाँ एक टाइम था हम स्नैपडील पे ऐसे गए, लेकिन हमने छोड़ा अभी भी नहीं उसको। अभी भी साथ लेके चल रहे हैं उसको। तो उसमें टिकट प्राइस हमारा क्या और एवरेज कॉस्ट? एवरेज कॉस्ट हमारा हमेशा जो सेलिंग प्राइस हमारा रहता था 499 के नाम बता देते थे। तो कस्टमर को हमेशा 499 के आसपास की प्रोडक्शन, कंपटीशन बढ़ने लगा था और काफी सारे लोग आ गए थे ऑनलाइन में। हमारी जो कैटेगरी थी कर्टन्स और बेडशीट, इसमें बहुत सारे लोग एंट्री कर लिया था। कर्टन्स में और बेडशीट में ये रहता है कि क्वालिटी का काफी रोल रहता है। लोगों ने सेम आइटम, सेम पिक वाली आइटम डालनी शुरू कर दी हमारे से कॉपी करके, थोड़ा चलने लगा था। तो उन्होंने डालनी शुरू कर दी, लो प्राइस पॉइंट में करने लग गए, क्वालिटी हल्की करके डालने लगे। 2014 की जो दिवाली थी, वो हमारा फर्स्ट फोन था। उस टाइम 400 ऑर्डर्स तक हमने पर डे कर लिए थे। सो 2013 से हमने स्टार्ट किया। हाँ और 2014 आते आते हमारे 400 फोटोज पर डे तक हम क्लिक कर रहे थे। एक बार आ गए थे, लेकिन उसके बाद जो हुआ हमें शायद खुद को भी यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। हमने अपने ब्रांड नेम बना ही रखा था होम फैब इंडिया, तो हमें ज्यादा नॉलेज नहीं थी कि यार इसको ट्रेडमार्क के लिए भी अप्लाई करना चाहिए, इसको रजिस्टर कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए। ठीक है, 14 में जब हमारे इतने अच्छे ऑर्डर्स आ गए तो उसके बाद क्या हुआ कि काफी सारे लोगों ने हमारे प्रोडक्ट्स टैग कर लिए।
उस टाइम एक लिबर्टी थी सबके पास कि आप किसी भी प्रोडक्ट को टैग करो और सेल करना शुरू कर दो। हमारी रनिंग आइटम सबने टैग करनी शुरू कर दी और उसको लो सेलिंग प्राइस में सेल करना शुरू कर दी। हमारे ऑर्डर्स दिन पर दिन घटते गए। ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत ही भाई हमारी आइटम हमने अपने नाम से डाली है। तो हमने उनको कहा, कहते सर आपको ट्रेडमार्क आपके पास है? हमने कहा भाई ये तो ऐसा कुछ तो है नहीं हमारे पास, हमें तो कुछ नॉलेज है नहीं कि नहीं रजिस्टर भी कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। कहते आपको सर अप्लाई करना पड़ेगा ट्रेडमार्क के लिए, आपका ट्रेडमार्क होगा तो आप सेल कर सकते हो, आप दूसरों को रोक सकते हो तो बेसिकली, नहीं तो आप रोक नहीं सकते दूसरे। ये कौन सा प्लेटफॉर्म था? स्नैपडील था स्टार्टिंग में, हमारा स्नैपडील पे ही घूम आया था। अमेजोन फ्लिपकार्ट तो जस्ट अभी हमने, हमारा अकाउंट नहीं था उन पे भी, अमेजोन तो था ही नहीं लिया में 14 के एंड। ठीक है, तो लोगों ने टैग करना शुरू कर दिया यार, 400 ऑर्डर थे, 300 रह गए, 200 रह गए, 100 रह गए, 50 रह गए, 40 रह गई। हमने उसी हिसाब से इन्वेंट्री मैनेज कर ली और वो ऑर्डर्स रह गए हमारे 40। टैगिंग हो जा रही थी, ऑर्डर्स गिरे जा रहे थे। फिर हमने बातचीत करी स्नैपडील से भी क्या किया जाए, मतलब कि आप 3 के अप्लाई करो, अप्लाई करोगे तो हम उसके बेसिस पे आपकी जो टैगिंग है रिमूव करा देंगे। ठीक है, हमने टीम के लिए अप्लाई करा तो हमारी टैगिंग रिमूव हुई, ऑर्डर्स फ्लो बढ़ गया। लेकिन तभी क्या हुआ, हमने एक चीज रियलाइज करी कि एक सेलर था चंडीगढ़ का, उसके प्रोडक्ट्स हट ही नहीं रहे थे। तो हमने उनको कहा भी यार इसको भी हटाओ, ये क्यों नहीं हट रहा है? तो उन्होंने हमें क्या जवाब दिया, हम सुन के हैरान रह गए। तो उन्होंने कहा कि यार इस सेलर ने भी होम फेयर इंडिया के लिए अप्लाई किया हुआ है। ये क्या, होम फेयर इंडिया के लिए अप्लाई किया हुआ है? एक नाम से तो एक ही ट्रेड नेम मिलता है। ट्रेड में मिलता है, एक्चुअली वो रजिस्टर्ड नहीं था, इतनी जल्दी रजिस्टर्ड नहीं होता था उस टाइम को। किस टाइम लगता था? It can go up to from 1 year to 10 years. It can take that much time. इतना टाइम लगता है? इतना टाइम लगता था, अच्छा। अब नहीं लगता। अब तो 4 महीने में आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है अगर आपको सब कुछ ठीक है तो। तो कहते हैं कि यार होम फेयर इंडिया के नाम से तो 2 लोगों ने अप्लाई कर रखे, आपने एक और ने, तो ये क्या? तो हमारा ब्रांड था, हमने अप्लाई किया था, हम उसको कई सालों से सेल कर रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि भी और? तो उन्होंने कहा कि आप देखो उनकी एप्लीकेशन। तो हमने लिटरली चेक करा तो उन्होंने भी अप्लाई किया हुआ था। अब होम फेयर इंडिया के नाम से 2 एप्लीकेशन हो गई थी, सेम प्रोडक्ट सी, सेम प्रोडक्ट की, सेम ब्रांड नेम की। अब दोनों ही, वो एक केस चलता है, टीएम का केस चलता है, टीएम की कोर्ट में, जो ट्रेडमार्क की कोर्ट है उसमें चलता है वहाँ पे केस। और हमने अपने ऐसे वकील से पूछा कि इसका क्या करा जाए। कह रहे ये तो केस चलते हैं बहुत लंबे, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, अभी हम कुछ नहीं कर सकते लीजिए आप ठीक। तो हमने फिर वैसे ही अडेप्ट किया, वो भी सेल कर रहा था प्रोडक्ट्स, हम भी सेल कर रहे थे। ठीक है, अब सेल डिवाइड हो गई थी, कुछ प्रोडक्ट्स हमारे यूनिक थे जो हम ही बना रहे थे, वो वहाँ नहीं बन पा रहे थे उसके पास, तो वो तो हम सेल कर ही रहे थे अपने, और जो कॉमन प्रोडक्ट्स थे वो भी सेल कर रहा था। तो हमारे शेयर ईटिंग वाला एक, जहाँ आपकी मोनोपली होनी चाहिए थी वहां पर आप शेयर कर रहे हैं। हम शेयर करना पड़ रहा था, चाहे हो बाइक चाहे कैसे भी आप उसको कह लो। ठीक है, फिर उसके बाद और प्लेटफॉर्म्स आए, हमने उन पे भी अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, रिस्पॉन्स अच्छा आने लगा। थोड़ा सा स्नैपडील से हमारा डाउन हुआ तो हमने उसको कंपनसेट करने के लिए बाकी प्लेटफॉर्म ऐड करते गए। टाइम टू टाइम हमने और प्लेटफॉर्म ऐड करते ही गए, अपना पोर्टफोलियो भी बढ़ाया। उसके बाद हमने किचन की आइटम भी स्टार्ट करी, उसमें सेल करना, और कारपेट्स भी ऐड करे, और भी बहुत कुछ हम ऐड करते गए। हमने स्लीपर्स भी एक बार लॉन्च करे, फ्लिप फ्लॉप्स लॉन्च करे, मैंने अपने अंकल से सोर्स करे, वो भी लॉन्च करे। टाइम के साथ ना करते रहना पड़ता है आपको, ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन में आप कुछ आइटम डाल के बैठ जाओगे, आपकी चलने लगी तो यार आप, हाँ भाई मेरा काम सेट हो गया, मैं ठीक हूँ, बस अब बैठूंगा और अपना ये मेरे कैश पाव हो गया तो मैं चलता है। नहीं, आपको टाइम के साथ साथ और प्रोडक्ट्स भी लाने पड़ेंगे, आपको देखते रहना पड़ेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऑनलाइन ना एक बहुत ही डायनेमिक सा एक बिजनेस है, मतलब इसमें बहुत जल्दी जल्दी चीजें चेंज होती रहती हैं। आज ही हो गया, अपडेट रहना, बिल्कुल अपडेट रहना पड़ता है आपको। अच्छा, कंपनीज की पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं, हर दूसरे दिन उनके मार्जिन चेंज होते रहते हैं, चार्जेस चेंज होते रहते हैं, तो बहुत कुछ चेंज होता ही रहता है इसमें बहुत फ्रिक्वेंटली। 15 या 16 में हम थोड़ा सा स्टेबलाइज हुए, हमारे थोड़े से ऑर्गेनिक ऑर्डर्स बढ़, एक स्टेबल हो गई कि ऑर्गेनिक ऑर्डर्स हमारे इतने आने ही आने। ठीक है जी, हमने अपना थोड़ा सा वेयर हाउस भी थोड़ा डेवलप किया, थोड़े कुछ मैन पावर इंक्रीज करी। वो एक डिसेंट फेज था, 16 का एक डिसेंट फेज चल रहा था उस टाइम। हमने कुछ नई कंपनी लॉन्च करी, अमेजोन फ्लिपकार्ट आया, फिर एक फेज आया कि स्नैपडील में हमारा सबसे अच्छा काम था इस टाइम भी। लेकिन तब उस टाइम के अराउंड एक आमिर खान वाला एक
पंगा हुआ हाँ। और स्नैपडील ऐसे था और ऐसे गिर गए। क्या पंगा हुआ था वो? कोई स्टेटमेंट आई थी उनकी तरफ से कोई, हाँ। जो लोगों को नहीं पसंद करी थी, और वो स्नैपडील के ब्रांड एम्बेसडर थे उस टाइम। सो आई गेस किरण राव की जो उनकी वाइफ थी उस टाइम पर, हाँ जी, हाँ जी, उनका कोई स्टेटमेंट आया था कि मुझे इंडिया में रहने से डर लगता है। हाँ जी। तो वो उसके कॉन्ट्रोवर्सी बाद स्टेटमेंट थी जो लोगों को नहीं पसंद आई। हम्म। सिंस स्नैपडील के ब्रांड एम्बेसडर थे आमिर खान, तो लोगों ने स्नैपडील को बॉयकॉट किया। अब लोगों को लगता है कि यार ये तो स्नैपडील का नुकसान है। अरे नहीं यार, स्नैपडील के साथ जो आम लोग जुड़े हुए हैं, जो आम सेलर्स जुड़े हैं, उनका भी तो नुकसान हुआ। हमें पता है कि हमारे 300-400 जो ऑर्डर्स एक ऑर्गेनिक बन गए स्नैपडील, वो रह के 40-50 ही रह गए, पर वो आज तक भी वही है। उसके बाद से रिकवर नहीं कर। स्नैपडील उसके बाद से कभी रिकवर कर ही नहीं पाए अपनी पूरे लाइफ टाइम में। उसके बाद उस इंसिडेंट के बाद वो कंपनी ही नहीं रिकवर कर पाई, और हमारे क्या स्नैपडील की सेल भी उसके बाद भी कभी वो पॉइंट टच ही नहीं कर पाई। तो सोशल मीडिया पे जिस तरीके का चलन होता है कि बॉयकॉट, लोग क्रिटिसाइज तो हर एक को करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन उसका जो रिपरकशन है, उसका जो इफेक्ट है, वो कितने ज्यादा लोगों के ऊपर आता है ये हम ये सोच भी नहीं पाते। एक चीज को कहने से कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, और इसको इलेबोरेट करता है सोशल मीडिया। अगर सोशल मीडिया ना होता, इतना पावरफुल ना होता, ना स्ट्रांग ना होता, तो शायद इतना बड़ा इफेक्ट ना आता इसका। लेकिन उसकी पावर बहुत है सोशल मीडिया की आज के टाइम में। पर दोनों ही चीजें है ना, कि सोशल मीडिया की पावर इतनी है तभी ई कॉमर्स भी इतना बड़ा हुआ है। लेकिन अगर सोशल मीडिया की ही पावर है जिससे वो ई कॉमर्स स्नैपडील जैसा प्लेयर वो बिल्कुल डाउनफॉल पे आता है। तो ये गुड एंड द बैड थिंग, मतलब आपको दोनों ही लेके चलनी पड़ती है। और इंटरनेट की जो एज चल रही है उसमें भी यही कहते हैं कि यार अच्छा भी है बुरा भी है, वो तो आपको ही देखना है कि अल्टीमेटली कि आपके लिए क्या फ्रूटफुल है क्या नहीं है। तो उसके बाद तो रिकवर कभी नहीं करा, स्नैपडील रिकवर नहीं करा। ठीक है, हमने फिर अमेजोन से अपना काम स्टार्ट किया है, फ्लिपकार्ट से किया। एक तो प्लेयर टाइम टू टाइम आते हुए, छोटे छोटे प्लेयर्स और जाते हुए। फिर 17 स्टार्ट हुआ, हमने कुछ वेयर हाउसिंग करी अमेजोन की, तो फिर हमारा एक काम था बूम पे आना स्टार्ट हुआ। तो ये पीक कब आया है स्नैपडील के जाने के बाद, कि आपका ऑर्डर लेवल नियर 500,000 कहाँ तक पहुंचा? जैसे स्नैपडील के एक टाइम पे हमारे अच्छे ऑर्डर्स हो गए थे, फिर वो टैगिंग पार्ट हुआ, डाउनफॉल आया काफी बड़ा। फिर हमें अपनी अपना सेल को शेयर करना पड़ा हमें किसी के साथ। फिर स्नैपडील में जो डाउनफॉल आया उसमें हमारे काफी ऑर्डर्स कम हो गए। फिर हमने अमेजोन और फ्लिपकार्ट का सहारा लिया, मतलब इनके प्लेटफॉर्म पे सेल करना स्टार्ट किया। ऑर्डर्स बढ़े, बहुत ही धीरे धीरे पेस से बढ़ रहे थे। लेकिन उसमें अच्छी बात ये थी कि हमारी ऑर्गेनिक सेल अच्छी थी, और जो कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट ले रहे थे उनकी रेटिंग्स अच्छी बन रही थी फ्रॉम टाइम टू टाइम। हमने क्वालिटी भी मेंटेन किया, और वो जो एक रेटिंग बन रही थी उसका हमें बेनिफिट हो रहा था डेफिनेटली। 17-18 के अराउंड हमारे 500 ऑर्डर्स पर डे हो गए थे। एंड जस्ट बिफोर द कोविड इट वाज अराउंड 800 के अराउंड हमारे ऑर्डर्स हो गए, जस्ट बिफोर द कोविड। डेली ऑर्डर्स डेली ऑर्डर्स 800 के अराउंड हो गए थे हमारे। तब कोविड आया, उसके बाद तो सबको ही पता है कि कोविड में क्या हुआ, सब कुछ बंद हो गया। आपको अपने वर्कर्स को सैलरी भी देनी है, मतलब आपका काम नहीं हो रहा लेकिन फिर भी आपको देनी है। कोविड के बाद कुछ रिस्ट्रिक्शंस कम हुई, हमने काम स्टार्ट किया अपना। उस टाइम सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कोविड के बाद, कि आपका जो पैकेट रिटर्न आते हैं पैकेट, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। और उस टाइम कोविड ऐसा था कि इतना ज़्यादा डर था कि आपको लगता है यार पता नहीं किसी कोविड पेशेंट में इसको टच ना कर रखा हो, पता नहीं कितने कितने लोगों से टच होके आता था यार, इसमें कभी मेरे को कोरोना ना हो जाए, या जो भी आपके वर्कफोर्स है वो इतना डर था। हम एक एक पैकेट को सैनिटाइज करते थे, अपने हाथों को सैनिटाइज करते थे, घर आते थे, इतना डर लगता था यार, छोटे बच्चे भी हैं, कभी हमारे उन पैकेट्स की वजह से इन बच्चों को ना कोविड हो जाए। लेकिन वो फेज थोड़ा सा साइलेंट निकल गया था लेकिन वो डर बहुत था उस टाइम। हर पैकेट में रिटर्न आना, हर पैकेट में देखना कि यार कभी इसमें कोरोना तो नहीं आ गया, हमें कोरोना तो नहीं आएगा, ये वाला पैकेट तो नहीं आएगा। वो है, उस समय पे तो अगर हम घर के लिए सब्जी फल या कोई भी सामान ला रहे थे तो सारा का सारा सैनिटाइज करके उसको यूज कर रहे थे। राइट, काफी ज्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ रहा था, चलो खासकर जिनके घर में बच्चे थे। हाँ जी। लेकिन आपको पैकेट तो नहीं पता ना, आपको इंडिया के किस पार्ट से आ रहा था, राइट, केरला से आ रहा था, या यूपी से आता है, दिल्ली से आ रहा था, कहाँ से? केरला में सबसे ज्यादा कोविड केसेस थे ना। केरला में सबसे कोविड केसेस थे। जो केरला में सेल्स भी होती है ऑनलाइन भी काफी अच्छी रहती है। सो ये जो सेल हो रही थी अभी तक आपकी,
800 तक आप पहुंच गए हैं। ये सबसे ज्यादा आप पोर्शन कहाँ से आता था, कौन से स्टेट से था, कौन से? सदर्न स्टेट्स में हमारे पास अच्छा, सदर्न स्टेट्स में आप कह लो कि केरला अच्छा था, कर्नाटका वाज वेरी गुड, महाराष्ट्र का शेयर काफी अच्छा था। उसके बाद ईस्ट इंडिया से, जहाँ पे असम है, मणिपुर है, वो एक ऐसा रीजन था, वहाँ पे काफी अच्छे ऑर्डर्स आते थे, क्योंकि वहाँ पे ये चीजों की शायद कितनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी, है वहाँ पे इतना ओपनली अवेलेबल नहीं थी। तो ये कुछ एरियाज ऐसे आज भी उन स्टेट से काफी बड़ा पोर्शन आता है। इंडिया इतना डाइवर्स है, यहाँ पर अलग अलग स्टेट में अलग अलग बोलते हैं टेस्ट अलग। जो चीज सदर्न स्टेट में चलती है, तमिलनाडु में चलती है, वो यूपी में पसंद नहीं की जाती। कलर को ले लो, डिजाइन को ले लो, राइट राइट। ये चीज को कैसे क्रैक किया कि आप पैन इंडिया आप बेच पा रहे थे? देखिए, आपकी प्रेजेंस पैन इंडिया है, पहले आपको समझना होगा पैन इंडिया है, तो आपको हर चीज आपको डिस्प्ले करनी होगी। आप खाली ये नहीं सोच सकते कि आपको साधन को ही कैटर करना है, नॉर्थ को कैटर करना है, ईस्ट को करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कर्टेन्स है, तो सदर्न स्टेट्स में चलते हैं विंडो कर्टन, वहाँ पे विंडोज छोटी होती है। नॉर्दर्न स्टेट्स में आप जाएंगे तो वहाँ पे विंडोज इतनी बड़ी होती है कि आपको डोर से भी बड़ा कर्टन लगता है, लॉन्ग डोर चलता है वहाँ पे। तो आपको सारे साइजेस आपको सबको देने पड़ेंगे। एक हमारे साथ एक प्लस पॉइंट क्या था कि हमने स्टार्टिंग में अपने कस्टमर्स को कर्टन्स में 5 डिफरेंट साइजेस दिए। उस टाइम ऑनलाइन में कोई भी ऐसा नहीं था जो 5 साइजेस देता था अपने कस्टमर्स को। तो हमारे लिए सबसे बिगेस्ट प्लस पॉइंट यही था हमारे साथ कि हम अपने कस्टमर्स को ऑल द 5 साइजेस कैटर कराते हैं। तो साइजेस मेंटेन करने का एक इशू ये भी काफी लोग फेस करते हैं कि डेड स्टॉक बहुत जल्दी हो जाता है, कि अगर या तो कोई साइज बिका तो बिका, और कोई रुक गया तो रुक गया। जो रुक गया साइज है, इस चक्कर में शायद काफी लोग साइजेस नहीं मेंटेन करते, और ई कॉमर्स में वो आइटम ज्यादा ट्रस्ट करी जाती है जहाँ पे साइजेस का कोई इशू नहीं रहता। एक्चुअली हमारा जो सक्सेस का एक मेन पार्ट ये भी था कि हमें कस्टमर को ज्यादा साइजेस दिए, उनकी पूरी घर की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी, उन्होंने हमसे परचेज किया। बाकी लोग ये काम नहीं कर पा रहे थे तब तक। हम वी आर द फर्स्ट वन इन इंडिया टू लॉन्च ऑल द 5-6 साइजेस ऑनलाइन। तो हमारा ये प्लस पॉइंट था, या फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी था, आप ये कह लो। उसमें हमें एक दिक्कत थी कि हमारा डेड स्टॉक भी ज्यादा हो रहा था, कि भी या कोई साइज चल रहा है, कोई नहीं चल रहा कस्टमर के हिसाब से। हमारी थोड़ी सी एम्प्लॉयमेंट ज्यादा लगती थी उसमें, कि भी यार आपको अलग अलग मेंटेन करने हैं, सबकी शेड्स मेंटेन करनी है। लेकिन हमारे को बेनिफिट हो रहा था कि हमारी सेल्स भी आ रही है और कस्टमर हमारे लिए हैप्पी भी है, हमारे कस्टमर्स। सो हमको मतलब उस टाइम पर इतनी सेल आ रही थी कि जो डेड स्टॉक वाला पॉइंट था ये कवर हो जाता। डेड स्टॉक मतलब हम उसको कवर कर रहे थे, इजिली कवर कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था कि हम उसको ज्यादा करते थे। हाँ, उसको कम करने, मिनिमाइज करने के लिए हमने क्या करा कि मेड टू ऑर्डर कर। हम क्या करते थे कि ऑर्डर आने के बाद आपके पास 3 से 4 घंटे का टाइम होता है उसको डिस्पैच करने का। हम ऑर्डर आने के बाद उस आइटम को मैन्युफैक्चर कराते थे। हालांकि इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क था कि आपको डेली ऑन द टाइम उसको मैन्युफैक्चर कराना है, उसको डिस्पैच करना टाइम की। लेकिन हम ये रिस्क ले रहे थे, हम सक्सेस भी तभी हो पाए कि हमें मिनिमम इन्वेंट्री में हम मैक्सिमम आउटपुट दे पा रहे थे अपने कस्टमर्स की। तो वही है, आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। रिस्क है तो इश्क है। बिल्कुल रिस्क था, लिया, उसका बेनिफिट भी हमें मिला, और हम और बाकी से अलग रहे और आगे रहे। जहाँ मैन पावर की स्पेसिफिकली बात आती है, तो काफी जगह ये देखा जाता है कि लेबर को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और खासकर ये आर्टिस्टिक वाले जिनके नखरे लोग कहते हैं कि नहीं सहे जाते, और अगर ये मैनेज हो गए तो काम बहुत स्मूथ चलता है। लेकिन जो फंक्शनिंग में इश्यूज आते हैं वो मेजरली लेबर की वजह से काफी सारे इश्यूज रहते हैं। ये कैसे हैंडल होता है, और आपने क्या इस तरह का कुछ फेस किया? कई बार हुआ ऐसा कि लेबर कह रहे थे कि हम काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कुछ पर्टिकुलर उनके लिए रीजन हो जाते हैं कि भाई ये इशू है, नहीं करेंगे, या ऐसा कुछ हो गया, हमारे ऐसा इंक्रीमेंट करिए हमारा तो हम करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। ऐसे कई बार हो जाता है ऐसा। तो आपको उस टाइम बड़े ही काम रह के को उनको भी हैंडल करना है और अपने बिजनेस को भी इफेक्ट नहीं होने देना है, क्योंकि आप ऑनलाइन इंडस्ट्री में है, आपको डेली डिस्पैच करना ही है। आपको एक पॉइंट माइंड में रखना है कि आपको डेली ऑर्डर डिस्पैच करने ही करने हैं, आप उसको नहीं छोड़ सकते हो। तो डिस्पैच अगर नहीं हुआ नहीं तो हुआ क्या दिक्कत होती है? नहीं हुआ तो ऑर्डर कैंसिल हो सकते हैं, प्लस पेनल्टी लगेगी आपको, प्लस आप आउट ऑफ स्टॉक करेंगे, आपके प्रोडक्ट्स पीछे चले जाएंगे। तो आपकी जो मेहनत है वो सारी अल्टीमेटली 2 दिन ही लगेंगे आपको उसको सर्व हो वैनिश।
एक बार ये थोड़ा जो आपने बोला कि प्रोडक्ट है वैनिश हो जाएंगे, इस जर्नी को एक्सप्लेन करते हैं कि प्रोडक्ट की जर्नी क्या रहती है। प्रोडक्ट आप कोई भी लिस्ट करते हैं आप ही, तो इनिशियली उसको ऑनलाइन आपने लिस्ट कर दी, ठीक है, लेकिन उसकी कोई रेटिंग्स नहीं होती है इनिशियली, क्योंकि किसने उसको परचेज नहीं कर पाता है। अल्टीमेटली कस्टमर्स को परचेज करेगा, उस पर आपको रेट करेगा, और आपको आइडिया होगा कि भी 100 में से तकरीबन सिर्फ 5 से 7 लोग ही एक आइटम को रेट करते हैं, और उसमें भी रेटिंग करने वाले वो लोग ज्यादा होते हैं कभी कभार जिनको प्रोडक्ट नहीं पसंद आता, जो नेगेटिव करते हैं। जो नेगेटिव करते हैं। हाँ, जिनको बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा वो जरूर उसको पॉजिटिव करेंगे, लेकिन जिनको ठीक ठीक लगा या अच्छा नहीं लगा वो तो जरूर रेट करेंगे। मतलब ये है कि लोगों का अगर एक्सपीरियंस खराब हुआ, अच्छा रहा तो शायद वो ना बोले, ना भी बोले लेकिन अगर खराब रहा तो तो उनको रिव्यू दिखता है कि ये रिव्यू है, रिव्यू करोगे तो कुछ जाएगा। सो ये रिव्यू से एक्चुअल में कुछ फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है। रिव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपकी लिस्टिंग कितनी ऊपर है, आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा दिख रहा है, कितना अच्छा बिक रहा है। अगर रिव्यूज अच्छे हैं आपके प्रोडक्ट पे तो वो डेफिनेटली आज भी अच्छा सेल करेगा, उसके इरिस्पेक्टिव कि वो कितना पुराना आइटम है या किस टाइप का आइटम है, उससे मैटर नहीं करेगा, लेकिन रिव्यूज बहुत मैटर करता है। रिव्यूज एक आपके प्रोडक्ट का ट्रांसपेरेंसी एक तरह से आप कह रहे हैं कि आप सच्चाई कस्टमर के सामने लाता है कि आपका प्रोडक्ट कितना जेन्युइन है, कितना सही है कस्टमर्स के लिए, वैल्यू फॉर द मनी है या नहीं है। तो मतलब अगर मेरे को अब प्रोडक्ट कोई खरीदना है, मैं पहले जाकर के रिव्यूज चेक करूँ कि कौन से सेलर। डेफिनेटली मेरे हिसाब से ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हैं बहुत से लोग, वो आज भी रिव्यूज जरूर रिव्यू करते हैं, आइटम के बारे में देखते हैं कस्टमर ने क्या लिखा हुआ है उसके बारे में कि किसको कैसा मिला है, उसमें उनकी एक बिल्कुल नेचुरल फोटोज भी अपलोड करते हैं, कहीं तो वीडियोस भी अपलोड करने का ऑप्शन आता है आजकल। लेकिन जैसे अब रूरल एरियाज में या टीयर 3 सिटीज में पहले नहीं था, बट अब ई कॉमर्स पे शॉपिंग का एक ट्रेंड बढ़ गया है। काफी बढ़ गई। ठीक है। सो ये लोगों को ये लगता है कि हम तो फ्लिपकार्ट से खरीदें, उन्हें नहीं पता कि होम फैब उनको प्रोवाइड करवा रहा है, फ्लिपकार्ट जस्ट एक प्लेटफॉर्म है, बट वो कह रहे हैं कि फ्लिपकार्ट से खरीद लें या हम अमेजोन से खरीद रहे हैं। उनका रिव्यू हमेशा से अमेजोन या फ्लिपकार्ट के बारे में होता है, उनको नहीं, वो देखते ही नहीं है कि कहाँ पर देखना होता है, कौन सा सेलर आपको ये प्रोडक्ट भेज रहा है। हाँ, ये पार्ट एक होता है कि आपने अमेजोन पे सेल किया तो कस्टमर के लिए पहला रहता है कि भी आपने अमेजोन पे, अमेजोन के उनका रहता है कि उनको वो ये नहीं देखते कि बेच कौन रहा है। बेच कौन रहा है। बेसिकली वैसी भी कैटेगरी थोड़ी हमारी ऐसी है कि इसमें ब्रांड का इम्पैक्ट ज्यादा नहीं रहता, आपका प्रोडक्ट का इम्पैक्ट ज्यादा रहता है। आपका प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा होना चाहिए, या फिर आपका प्लेटफॉर्म जिस पे आप सेल कर रहे हैं उसकी सर्विस अच्छी होनी चाहिए। तो ये एक पार्ट डेफिनेटली रहता ही रहता है। सो अब जैसे आपने बोला कि रिव्यूज से आपकी रेटिंग्स गिर जाती हैं, आपका प्रोडक्ट वैनिश होना शुरू हो जाता है, और इसमें अगर हम कस्टमाइजेशन इंक्लूड करते हैं, वो भी अपनी लेबर पर डिपेंडेंट होकर के, तो हमारे यहाँ पर रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा हो जाता है। रिस्क फैक्टर डेफिनेटली बहुत बड़ा हो जाता है कि अगर एक भी दिन एक भी ऑर्डर आपका मिस हो गया तो कस्टमर को नहीं मिला, तो कस्टमर तो डेफिनेटली आपको रिव्यू करेगा कि मेरा ऑर्डर मिस हो गया है, मेरे को मिला नहीं है, या फिर मेरे को कस्टमाइज साइज जो मैंने ऑर्डर किया था वो आपको नहीं मिला है। तो ऐसे कभी केसेस होते हैं कि आपका कुछ डिस्पैच होने के लिए प्रोडक्ट रेडी है, और यहाँ की जो लेबर एक ऑपरेशनल इशू साइड है जहाँ पर चैलेंजेस आपको आते रहते हैं, तो उसने मना कर दिया या वो छुट्टी पे चला गया या कुछ और इशू हो गया उनकी वजह से, जिसकी वजह से वो डिस्पैचिंग डिले हो गई, तो ऑब्वियसली फिर आपको वो रिपरकशन फेस करना पड़ता है। आपको इसलिए तैयार रहना पड़ेगा कि आपको खुद पैच के आइटम को भेजना पड़ेगा। तो मैंने शुरू से यही चीज देखी है, और मेरे को भी मेरे फादर ने यही चीज सिखाई थी कि आपको आपके प्रोसेस के बारे में सब कुछ आना चाहिए। कल को कोई आपका कोई वर्क फोर्स है कोई चला जाए या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि आपको करने की जरूरत पड़ गई है, उसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। काम चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, आपको ये नहीं सोचना है, आपको काम करना ही है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका ये इट्स योर ड्यूटी टू कंप्लीट द वर्क टू। यस, क्योंकि ये मेरा लेबर से पूछ के तो ब्रांड नहीं बनाया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो काम चाहे मेरे को खुद को करना पड़े, मैं उसको टाइमली करूंगा ही करूंगा। लेकिन यहाँ पर भी फिर सेम क्वेश्चन कि जब हमने स्केल अप कर लिया, ठीक है, वो 4-10 प्रोडक्ट्स हैं तो हम भी खुद कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम स्केल अप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको डिपेंडेंसी भी रखनी पड़ेगी लेबर पे, एक प्रोसेस सेट करने में। और सिंस आपने जैसे बोला कि 4-6 घंटे का हमको डिस्पैचिंग का एक टाइम मिलता है, उस टाइमिंग के अंदर
कस्टमाइजेशन करना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है हाई स्केल पर। इतने स्केल पर टाइमिंग को कंसिडर करके हमारा कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो हम प्रोसेस सेट करते हैं, क्योंकि काफी सारे लोग आई एम श्योर ये चीज ट्राई कर रहे होंगे, ठीक है, स्केल अप करने की कोशिश करते होंगे, बट प्रोसेस नहीं एग्जैक्टली सेट कर पाते तो वो शायद फ्लॉप हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या है कि हमारी प्रिपरेशन अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाती है। हम्म। तो पहले एक लिस्ट बनती है कि हमारे पास क्या क्या हमारे पास ऑर्डर्स है, उसके बाद हम उसको फिल्टर करते हैं कि हमारे पास क्या स्टॉकिंग है। तो टाइम के साथ साथ आपको पता लग जाता है कि आपके पास रेगुलर आपकी डिमांड है, इस पर्टिकुलर डिमांड आपके पास रेगुलर है, तो हम उसको मैन्युफैक्चर इन प्रोसेस ही लगा देते हैं रेगुलर में कि हमारे पास ये आइटम है। जो नहीं है हम उसको फिल्टर करके 9:30 हम शार्प उसको अपने प्रोडक्शन में लगा देते हैं ताकि 1 o'clock तक हमें वो इसलिए मिल जाए। तो हमारा एक ये प्रोसेस रहता है। तो हम इस वजह से ही अपने सारे ऑर्डर्स टाइमली फुलफिल करना। अगर हम ऐसा नहीं करें, हम सोचेंगे यार चलो ठीक है पैक करने का देख लेंगे या थोड़ा लाइटली ले लेंगे, तो हम उसको नहीं कर पाएंगे। इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए हमें आज भी हमारी इन्वॉल्वमेंट हमारे बिजनेस में थोड़ी ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू अदर सेलर्स या एज कम्पेयर टू अदर पीपल। सो जैसे एक बार प्रोसेस सेट होने में इश्यूज आते हैं, लेकिन एक बार वो सेट हो जाते हैं तो प्रोसेस थोड़ा स्मूथ हो जाता है, फंक्शन स्मूथ हो जाती है, आप भी थोड़े रिलैक्स हो जाते हो, उतना ज्यादा एक्टिव नहीं रहते जितना इनिशियल फेज में रहे थे। अब जब ये हो गया है, स्केल अप अच्छा चल रहा है, अब कैसा चल रहा है? ठीक है, अब बहुत बढ़िया चल रहा है। थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स तो आते ही रहेंगे। किस टाइप की चैलेंजेस आप फेस करते हो? देखिए ऑपरेशंस में कभी भी कोई भी दिक्कत आ सकती है, आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आपके पास बैकअप भी होना चाहिए, खासकर ई कॉमर्स के लिए तो आपके सॉलिड बैकअप होना ही होना चाहिए। बैकअप ऐसे कि आपके साथ इन्वेंट्री प्रॉपर होनी चाहिए, रॉ मटेरियल प्रॉपर होना चाहिए। उसके अलावा भी आपके पास आपको आज मल्टीपल सोर्स से आपको सेल करना पड़ेगा। अब वो टाइम गया कि जब कस्टमर को आप ऑर्डर दे लेते थे और आप विद इन अ वीक उनको डिलीवर करते थे, 7 days 6 days। अब वो टाइम गया, अब आपको कस्टमर को ऑर्डर देते ही 1 से 2 दिन डिलीवर करना है। आज एज अ मैं कस्टमर हूँ तो मैं एक ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ, तो मैं चाहूंगा कि यार मेरा ऑर्डर सेम डे या नेक्स्ट डे या नेक्स्ट डे आ जाए एट मोस्ट। मैं उसके लिए यार 6-7 दिन वेट नहीं कर सकता हूँ। तो उसके लिए कंपनीज ने क्या करा है कि वेयर हाउस में डिफरेंट प्लेस पे सेटअप कर दिया। उसमें आपको काफी बेनिफिट ये रहता है कि आप उन वेयर हाउस में अपने गुड्स डिलीवर करिए, उसके बाद वो जैसे ऑर्डर आएंगे वो अपने कस्टमर्स को डिलीवर कर देंगे टाइम में। आपका डिस्पैचिंग का हेडेक आपको खत्म है? डिस्पैचिंग का हेडेक भी, या फिर कोई एट अ टाइम लेबर इशू आ गया है, जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था हरियाणा में 2000 कोरोना से पहले जाट आंदोलन हुआ था। हाँ। तो उस जाट आंदोलन में क्या हुआ था कि होल इंडिया वाला ओपन, हरियाणा की कुछ सिटीज बिल्कुल ब्लॉक हो गई थी। हमारी सिटी पानीपत है जो 2018 में 18 तो पानीपत भी बिल्कुल ब्लॉक हो गया था। तो आपके जो कंपनीज है उन सब में आपके पैनल ऑटो स्टॉप कर दिए गए। तो हमारा उस टाइम ऑपरेशन से एक बाहर हरियाणा से बाहर वेयर हाउस है, वहां से भी चलता था। तो हमारा जो हमारे यहाँ से वेयर हाउस से डिस्पैच होता था वो तो कम्प्लीटली जीरो हो गया। लेकिन वो 10 दिन या 7 days से 10 days जो भी जिस दिन भी बंद रहा था, जितना भी हमारी इन्वेंट्री वेयर हाउस में थी उससे वो ऑपरेशन चलते रहे। तो ये बेनिफिट एक हो जाता है कि एट सच टाइम्स की जब आप फिजिबल नहीं है आपके लिए वेयर हाउस ओपन करना है या उसको वर्क करना, तो उस टाइम पे आपके ऑपरेशंस चलते रहे, आपका प्रोडक्ट इन स्टॉक रहे, आउट ऑफ स्टॉक ना हो। तो ये बेनिफिट रहता है वेयर हाउस का। ठीक है। इसमें अकाउंटिंग कैसे मैनेज होती है? काउंटिंग एक ऐसा पार्ट है जो 100 में से शायद 95% तो देखते ही नहीं, 4% भी शायद देखते होंगे तो इनको इतना क्लियर नहीं होता। और कुछ बहुत ही 1 या 2% लोग हैं जो 100% अकाउंटिंग कर पाते हैं, क्योंकि आपकी 1000 ऑर्डर्स हैं या 800 ऑर्डर हैं, 500 ऑर्डर्स हैं, आप उनको डिस्पैच देखोगे, उनका रिटर्न्स देखोगे। रिटर्न बहुत ही बड़ा इशू रहता है, 25%, 30%, 20% रिटर्न, 25%। कस्टमर को रिटर्न्स मिला के इतना रिटर्न्स भी हो जाता है इस कैटेगरी में, अकेला ऑनलाइन में। और इनफैक्ट क्लोथिंग में तो ये 40% तक चला जाता है।
लोग ट्राई करके पहन करके वापस सेल कर कर देते देते हैं। कुछ ये है कि मल्टीपल ऑर्डर कर लिए, अलग अलग ब्रांड्स के ऑर्डर कर लिए, थोड़ा सा अच्छा लगा, किया नहीं लगा तो वापस कर दिया, या कुछ ये डिलीवरी लेट हो गया तो वापस कर दिया। तो ये एक पार्ट है ऑनलाइन का। 20-25% तो जनरली उसका रिटर्न है। तो आप सेल देखोगे, रिटर्न्स देखोगे, लिस्टिंग पार्ट देखोगे, उसके बाद सप्लायर्स की पेमेंट है या परचेज देखोगे, या रिकंसिलेशन करोगे, फाइनेंशियल रिकंसिलेशन करोगे। तो रिकंसिलेशन कितनी टफ रहती है? रिकंसिलेशन एक काफी हेडेक वाला एक काम कह लो आप, या काफी मतलब कह रहा हूँ ना, जैसे पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत तरह से अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ती है, एक वैसा काम हो गया इसमें, जिसमें हर कोई चीज चलाता है कि यार नहीं रिकंसिलेशन ठीक है, आ रही होगी कंपनी पे भरोसा करके हर कोई कहता है कि यार कंपनी क्यों ऐसा करेगी और वैसा करेगी। लेकिन बहुत सारे लूपहोल्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं कि जो ऑटोमेटिक सिस्टम है सारा, कि आपका ऑर्डर मिस हो ही जाता है कहीं ना कहीं से। तो आपको रिकंसिलेशन, मैं तो कहूँगा कि रिकंसिलेशन कर लेना चाहिए। आपको भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप इसको काम को बढ़ा पाओगे, नहीं तो अल्टीमेटली क्या होगा कि कल को कि आपने रिकंसिलेशन नहीं करा, कुछ ऐसे इश्यू आ गई, आपकी पेमेंट्स नहीं आई, तो आप देखोगे यार यार अल्टीमेटली तो लॉस ही हो रहा है। हम्म। और ऐसे मैंने बहुत से केसेस देखे हैं पानीपत में, कि उनकी वो आते हैं, आज आए हैं वो, एकदम से उनके 2,000 ऑर्डर हो गए, 3,000 ऑर्डर हो गए, 4,000 ऑर्डर हो गए। एक साल अच्छा करा, अगले साल देखा तो अरे ये सैलरी तो हुआ करता था, इसके 4,000 ऑर्डर होते थे रोज की, आज तो गायब ही हो गया। वो गायब होने की क्या वजह है? गायब होने की यही वजह है कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस डाले या रिकंसिलेशन करी या नहीं करी, ये उसका कारण है कि उन्होंने उस प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने किस प्राइस पे उसको सेल किया, या उसके रिटर्न्स को नहीं देखा, उसके रिटर्न्स के एक्सपेंसेस को नहीं देखा उन्होंने। उनको ये लगा कि यार लोकल में सेल करते हैं, चल लोकल में पेमेंट देते ही नहीं यार कोई, 90 दिन या 180 डेज लोकल से माल लिया, 90 दिन के उधार पे, 180 दिन के उधार पे ऑनलाइन बेच दिया, वो तो 30 दिन में मिल जाता है, चल पैसे उनके उनके पास कैश फ्लो ज्यादा हो जाता है। लेकिन अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि सस्ता लेके वो और सस्ता बेचना पड़ रहा था, तो लॉस में बेच रहे हैं। तो लॉस में बेच रहे हैं। लेकिन क्योंकि बिक रहा है तो उनको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है कि शायद बिक रहा है। जब बिक रहा है, पिक्चर सामने आती है तो लगता है तो लॉस हो गया। लॉस हो गया। देखिए कंपनी वाले तो चाहेंगे ही कि आपका प्रोडक्ट वो सस्ते से सस्ता है, वो तो नहीं चाहेंगे ना कि भाई शुरू में यार मेरे को तो कोई नहीं, आप कमाओ अच्छे से भाई। ये वो तो कंपटीशन क्रिएट करेंगी, उनका तो काम ही कंपटीशन क्रिएट करना है और अपने कस्टमर्स के लिए बेस्ट टू बेस्ट रेट पे देना है। ये आपको देखना है कि आपका उसमें रिटर्न कॉस्ट कितना आ रहा है, आपके बाकी ओवरहेड कितना आ रहा है। तो ये तो आपको ही देखना है, और आपको रिकंसिलेशन आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये सब कुछ आपको ही देखना। इसमें जितना लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं अब, तो अब क्या बेनिफिट्स रह गए हैं, या अभी क्या क्या इश्यूज ऐसे हो गए हैं जो आपके टाइम पे नहीं थे? शायद आपने ऑर्गेनिक ग्रोथ कर ली और एक स्टेबिलिटी कह सकते हैं कि हासिल कर ली कि अब आप किसी ग्रेड में आ गए हो। बाकी प्लेटफॉर्म्स, बाकी जो अभी एंट्री कर रहे हैं इस फील्ड में, वो कहाँ पर इशू फेस कर रहे हैं? देखिए फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो था मिल गया हमें, हमने ले लिया, ठीक है। लेकिन आपको टाइम टू टाइम काम करते ही रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लिया है तो उसके बाद आप चलो आराम से बैठ जाओगे और आपका सब काम चलता रहेगा, नहीं। टाइम टू टाइम को चेंज करते ही रहना पड़ेगा इसमें। और रही बात जो आज जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं, उनको लग रहा होगा यार इस फील्ड में तो यार इतनी सारी सर्विस ऑलरेडी हैं, ये तो बड़े ही कॉम्पिटिटिव प्राइस में दिए जा रहा आइटम। ये सच्चाई है भी, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों के लिए स्कोप है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ नया निकाल के आप आ सकते हो अभी भी। ऐसा नहीं है कि आप नए निकाल के नहीं आ सकते। आप नया प्रोडक्ट निकालिए, कुछ नया इनोवेट करिए, कुछ प्राइसेस लो करिए, तो अभी भी आ सकते हो। और सबसे बड़ा टूल अब तो कंपनीज ने क्या दिया है, एडवर्टीजमेंट का। आप एडवर्टाइज करिए अपने प्रोडक्ट्स को और सेल्स निकालिए। बेसिकली प्रोडक्ट के जितने लूपहोल्स हैं आप उसको फिल करिए तो शायद हाँ आपके लिए कुछ स्कोप है। बिल्कुल। अभी क्या पर डे ऑर्डर से जा रहे हैं? अभी हम रूटीन में 800 to 1000 ऑर्डर्स प्रोसेस करते हैं। बेसिकली ये यूनिट्स का फिगर है, तो इतने हम प्रोसेस कर रहे थे। सो इसमें ये तो कि रिटेलर्स के लिए कुछ नहीं है, मैन्युफैक्चर है तो ई कॉमर्स पे कर पा रहा है सस्टेन। अदरवाइज जो सस्टेनेबिलिटी फैक्टर है काफी ड्रॉप हो जाता है रिटेलर्स के लिए।
थोड़ा सा फर्क होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में आप थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करने में आसानी रहती है और आपको टाइमली डिलीवरी भी आप दे सकते हो कस्टमर्स को। वो प्राइसिंग का भी फैक्टर रहता है, प्राइसिंग का थोड़ा सा फैक्टर आता ही है उसमें, क्योंकि अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे आपको जो कस्टमर है उसको तो प्राइस देख करके समझ आ रहा है कि ये प्रोडक्ट मेरे को दोनों जगह से मिल जाता है। हाँ जी, लेकिन रिटेलर क्योंकि आपसे ही खरीद के आगे बेच रहा है, हाँ जी, वो आपके प्राइस पे कम्पीट नहीं कर पाएगा। राइट। तो मैन्युफैक्चरर के लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट रहेगा ही हमेशा ही। रिटेलर्स के लिए या जो नए लोग आना चाह रहे हैं इस फील्ड में, उनके लिए चैलेंज हमेशा ही रहेगा कि आपको थोड़ी सी आपकी कॉस्टिंग ज्यादा रहेगी, तो आपको सेल पॉइंट भी आपको थोड़ा सा बढ़ाना ही पड़ेगा, अपने सेल प्राइस भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो जो लोग इस मैन्युफैक्चरिंग है अपना प्रोडक्ट्स आगे लाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स पे, इसलिए इसको जा सकते हैं। और तो ये कहा जा सकता है कि रिटेल अगर आप कर रहे हैं तो ई कॉमर्स आपके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते, क्योंकि आप बल्क में कंटेंट डिलीवर नहीं कर पाएंगे और प्राइसिंग का भी एक सेपरेट इशू रहेगा। राइट, क्योंकि आपको बेसिकली कंपटीशन मिलेगा मैन्युफैक्चरर से। तो मैन्युफैक्चरर हमेशा आपको बेस्ट टू बेस्ट प्राइस दे सकता है, जो कि रिटेलर्स नहीं दे पाएगा एक टाइम पे। तो इसलिए मैन्युफैक्चरर्स को थोड़ा सा प्लस पॉइंट रहेगा। हाँ, हालांकि मैन्युफैक्चरिंग में अपने चैलेंज अलग हैं, वो रिटेलर्स को नहीं है, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे कि जो प्राइस प्राइस इज द किंग, इसका सस्ता होएगा, वो एक टाइम में एक बेनिफिट उसके पास एडिशनल रहेगा एज कम्पेयर टू अदर प्लेयर्स। शुरू से आप पानीपत में रहे? हाँ जी, मैं पानीपत में ही रहा हूँ, मेरी स्कूलिंग पानीपत से ही है। आफ्टर दैट मेरे पास ऑप्शन था 12th के बाद कि मैं इंजीनियरिंग करूँ या फिर किसी फाइनेंस फील्ड में जाऊँ या कंप्यूटर फील्ड में जाऊँ। तो मेरा मन था कि मैं इंजीनियरिंग की फील्ड में जाऊँ, सिंस मेरा फादर का टेक्सटाइल का बिजनेस था। किस चीज का था? बेसिकली हम जो रग्स होती है, रग्स वो मैन्युफैक्चर करते थे। अच्छा। वो रग्स एक्सपोर्ट होती थी, हम उनको डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं करते थे, हम एक्सपोर्टर से ऑर्डर्स लेते थे। तो उनका परचेज ऑर्डर आता था या फिर जॉब वर्क पे उनको मैन्युफैक्चर करके उनको देते थे। अच्छा। रग्स, दरिया कह लेते हैं इससे, गलीचे, कारपेट या रग्स। तो हम वो मैन्युफैक्चर होता है हमारे पास। तो मेरा स्टार्टिंग से ही फोकस ये था थोड़ा सा कि भी मैं उस फील्ड में ही जाऊँ, टेक्सटाइल की फील्ड में ही जाऊँ और उसको थोड़ा एलेबोरेट करा जाए, कुछ नया करा जाए, कुछ बड़ा करा जाए उसमें। जॉब करने का मेरा मन कभी नहीं था, तो मेरा मन यही था कि मैं बिजनेस ही करूँ। तो मैंने इसलिए फिर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में जाना प्रेफर करा आफ्टर 12th। तो आफ्टर इंजीनियरिंग फिर मेरे को ये हुआ कि मेरे को एक MBA भी करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा एक्सपोजर चाहिए मेरे को। ये पर्पस था कि शायद उस जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं उसको एक्सपोर्ट करा जाए या कुछ उसको इंटरनेशनल मार्केट में लाया जाए। फिर मैंने MBA किया इंटरनेशनल बिजनेस। वहाँ पे एक बार क्या हुआ कि मेरे को ऑफर आया कि तो ये MBA आपने कहाँ से किया? मैंने अमेठी नोएडा से किया MBA। अच्छा। MBA में हमारे पास क्या ऑप्शन था वहाँ पे कि आप 2 मंथ्स के लिए UK या सिंगापुर, आप 2 मंथ्स के लिए वहाँ पे कंप्लीशन कर सकते हैं अपना कोर्स, एंड देन यू विल गेट अ सर्टिफिकेट कि दैट यू विल बी ग्रेजुएटेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर। तो मेरा कोर्स कंप्लीट होने ही वाला था, मैं UK गया, आई वाज वेरी हैप्पी कि आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम हियर। मैं UK गया, देन मेरा कोर्स कंप्लीट होने ही वाला था कि मेरे पास एक जॉब का ऑफर आया। अच्छा। तो ऐसे आई वॉज वेरी शॉक कि आई गॉट अ जॉब ऑफर फ्रॉम देयर, एंड जॉब ऑफर भी अच्छा था। देन आई डिस्कस विद माई पेरेंट्स कि यार मतलब क्या किया जाए इसमें। तो कहते कि भी इट्स अप टू यू कि वट एवर यू विल डिसीजन यू विल टेक एंड विल सपोर्ट यू। देन बचपन से ना एक माइंड में था कि यार नहीं, अपना बिजनेस करना है, जॉब करनी ही नहीं है। ठीक है, एक बार एक टाइम के लिए लगा कि जब वो ऑफर आया कि यार नहीं जॉब कर ली जाए, UK में करना है, सेट होना है यहाँ पे। लेकिन फिर लगा कि यार नहीं, लालच आ गया कि उस लाइफस्टाइल का पार्ट होना है, रहना है, रहना है। वहाँ पे रहना है। जैसे बहुत से लोग जाते हैं आफ्टर स्टडीज की यार UK सेटल होना है, अब्रॉड सेटल होना है। आपको वो अपॉर्चुनिटी प्लेट पे आई थी? वो आ गई थी, बिल्कुल मेरे पास आ गई थी अपॉर्चुनिटी। तो भाई लोगों के मन में ये आता है ग्रीन कार्ड लेना है, अमेरिका जाना है या UK जाना है, सेटल होना है, लाइक दिस। मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी आ चुकी थी आज। तो तब माइंड में काफी सारे थॉट्स चल रहे थे यार कि जहाँ पे आप बॉर्न एंड बॉटअप हुए हो, मतलब अल्टीमेटली उसने आपको इतना कुछ दिया और आज आप उसको मतलब छोड़ के ऐसे कहीं और सेटल हो जाओगे, या जिस पेरेंट्स ने आपको फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड में आपको सपोर्ट किया, आपको बड़ा बड़ा लिखा के बड़ा किया। लेकिन तब माइंड में एक आया कि यार
मेरे को तो स्टार्टिंग से ना मतलब मेरा फोकस था कि मेरे को बिजनेस ही करना है। फिर ये भी आता था कि जॉब तो जॉब ही होती है यार, चाहे आप अमेरिका में करो, यूके करो, चाहे दिल्ली बैठ के करो, चाहे पानीपत में करो, अल्टीमेटली आप किसी के लिए काम कर रहे हो तो जॉब तो जॉब ही रहेगी। अपना बिजनेस करोगे तो आप अपने लिए काम करोगे। माइंड में था, ऑल्दो आई माइट बी रॉन्ग कि भाई ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता, लेकिन मेरे लिए मेरे माइंड में ऐसा कुछ आया, तो मैंने फिर वो ऑफर स्किप कर दिया और मैं बैक टू इंडिया, मतलब मैं अपने कोर्स कंप्लीट करके एंड देन आई स्टार्ट विद दिस। बिजनेस में एक घर का हैंड होना कितना इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर घर के दो लोग एक बिजनेस में हैं तो आप उसको काफी अच्छा स्केल कर सकते हैं। है? जैसे आजकल क्या है कि न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड है, लोग रहना नहीं चाहते तो साथ में बिजनेस में नहीं करते हैं। एक जॉइंट फैमिली बिजनेस होता है, वो डिवाइड हो जाता है और डिस्ट्रीब्यूट होकर भी कहीं का नहीं रहता। और लोग इस चीज को बिल्कुल रियलाइज नहीं करते कि सबको ये लगता है कि वन मैन आर्मी। काफी बिजनेसेस ऐसे ग्रो हो गए हैं जहां पर क्रेडिट केवल एक आदमी को मिला, बट एक टीम की तरह जब काम होता है, एक कहते हैं ना कि मुट्ठी जब काम करती है तो वो लाख की होती है, और नहीं रहता तो कुछ भी नहीं रहता। तो जितने लोग डिवाइड हो रहे हैं इनके लिए कोई सलाह हिंट के पर्टिकुलर में कि बिजनेस बगैर हिंट के नहीं चल सकता, खासकर जिस टाइप का ट्रेडिशनल बिजनेस में हम लोग। मैं तो बिल्कुल कहूंगा कि यार एक जने के बस का नहीं है, जो पर्टिकुलर वर्ड है कि एक जने के बस का नहीं है कि भाई है आपके, फादर आपके साथ आपके काम में है, आपकी सिस्टर आपके साथ आपके प्रोफेशन में है, तो इससे बढ़िया क्या चीज़ है कि आप उनके ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं आज के टाइम पे। भाई एक बिजनेस में अगर दो लोग हैं तो आपको कभी नीड है, आपके आपके फैमिली को आपको आपकी ज़रूरत है या आपको कोई पर्सनल काम है, तो आप इजली आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आप अपने बिजनेस पे स्टक रहेंगे तो आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, तो उसको भी आपको मैनेज करना है। तो वर्क लाइफ बैलेंस कर सकते हो। वर्क लाइफ बैलेंस करना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। कैसे करते हो? ये तो हमेशा से कोशिश चलती रहती है इसको बैलेंस करने की, तो कभी हो पाता है कभी नहीं हो पाता है, ठीक है, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ की। इस जर्नी का ओवरऑल सक्सेस में जो देखिए आप लोगों को भी पसंद हो चाहिए। देखिए फोकस्ड रहिए और होप मत खोइए, और प्लस आपको अपना हार्डवर्क देना ही देना है, 100% आपको देना ही देना है। ये मत सोचिए कि आपने यार चलो आज थोड़ा सा कर लिया बाकी कल कर लेंगे, थोड़ा सा परसों कर लेंगे, नहीं। आपको डे टू डे आपको देना ही, अपना 100% ही देना है। एंड टाइम टू टाइम आपको चेंज करना पड़ेगा, चाहे वो कंपनीज की पॉलिसीज की वजह से करना है या जो भी इन्वायरमेंट है, जो प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको चेंज बहुत करना है अपने आप। डायनेमिक रहना है, बहुत अपडेटेड है, अपग्रेडेड रहना है, अपडेटेड है। बिल्कुल अपडेटेड रहना है। एक जगह पे जाके आपको रुकना नहीं है, आपको मूव करते रहना है। आपकी स्टोरी भी अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो यही इंस्पिरेशन है, क्योंकि आपने 2013 में जब ई कॉमर्स नहीं चल रहा था, नया था, सो आपने वक्त के साथ अपने आप को बदला, अपनी सोच को बदला, जो आपको लोग रोक रहे थे, तब ही वो आज रिजल्ट आया है उसका, आपको सक्सेस मिली है। आगे आने वाले टाइम में भी लोगों को शायद यही करना चाहिए कि वक्त के साथ जो बदल लेता है अपने आप को, वो आगे बढ़ जाता है, बाकी सब वहीं के वहीं रह जाते हैं। बिल्कुल। तो टाइम के साथ आपको बदलना ही पड़ेगा, ये टाइम ही चेंज का है। तो पहले के तरीकों से आप नहीं कर सकते हर चीज। आपको हर चीज में, आप ये देखिए ना कि पहले एआई नहीं था, आज एआई है। तो एआई जब स्टार्टिंग में आया तो लोगों ने उसको इतना नहीं लिया, अब सब डरे हुए कि यार एआई ही सब कुछ हो गया है। तो इसलिए कुछ ना कुछ नया आपको करते रहना पड़ेगा। कंपनीज भी हैं जो भी हैं वो भी कुछ ना कुछ नया कर ही रही है अल्टीमेटली, तो इसलिए आपको भी उनके साथ चेंज करते ही रहना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। थैंक यू शुभ भाई। हाय हेलो एवरीवन। जो ये धंधे का फंडा हमारा यूट्यूब चैनल है, ये एक सक्सेस मंत्र है। ये आम जिंदगी में जो आप देखते हैं, जो छोटे मोटे व्यापारी हैं उनका है, ये उनकी लाइफ को दिखाता, आपको हाईलाइट कराता है कि कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।